वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंटरनेट स्टॉक विश्लेषक मेरी लिंच के बेहद प्रभावशाली हेनरी बुलोटेड सहित भविष्यवाणी कर रहे थे कि आने वाले वर्ष में यह स्टॉक 25% से 125% तक बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सोडस के लाभ पर कब्जा करने वाले ऑनलाइन व्यापारियों की नज़र में यह तथ्य था कि स्टॉक ने 1999 के दौरान इसने शेयरों को 3 बार स्प्लिट किया था। स्टॉक को स्प्लिट करने में एक कंपनी दोगुनी हो जाती है। इस स्प्लिट में एक शेयर के 2 शेयर किए जाते हैं, जहां इसके शेयरों की संख्या दुगनी और कीमत आधी हो जाती है। इसलिए एक शेयर धारक के पास उसके शेयरों की संख्या उसी कीमत में दुगनी हो जाती है। इसके बारे में क्या शानदार है? क्या स्प्लिट शानदार है? कल्पना कीजिए कि आपने मुझे एक पैसा दिया और मैंने फिर आपको 2 निकल वापस दिए और पूछा, क्या आप अब अमीर नहीं लग रहे हैं? आप शायद यह निष्कर्ष निकालेंगे कि मैं एक मूर्ख था या कि आपने मेरे साथ व्यापार करके गलती की। और फिर .com स्टॉक पर 1999 के उन्माद में ऑनलाइन व्यापारियों ने ठीक उसी तरह काम किया जैसे 2 निकल्स एक से अधिक के मूल्य के होते हों। वास्तव में बस यह एक खबर है कि एक शेयर 2 में विभाजित होगा जो तुरंत अपने शेयरों को 20% या उससे अधिक ड्राइव कर सकता है, क्योंकि ज्यादा शेयर मिलने से लोग अमीर महसूस करते हैं। जनवरी में एक्सोडस के 100 शेयर खरीदने वाले किसी ने उन्हें अप्रैल में स्टॉक के विभाजन के समय 200 में बदल दिया। फिर वे 200 अगस्त में 400 में बदल दिए गए। तब के 400 दिसंबर में 800 हो गए। इन लोगों को यह महसूस करने के लिए रोमांचकारी था कि वे पहले 100 के मालिक थे, अब उन्होंने 700 शेयर और प्राप्त कर लिए थे। लेकिन वास्तव में प्रति शेयर की कीमत में प्रत्येक विभाजन के साथ आधे में कटौती की गई थी। दिसंबर 1999 में एक अलग 110 शेयर धारक को ऑनलाइन संदेश बोर्ड की तरफ से एक शपथ पत्र दिया गया था जिसे उन्हें भरना था। उसमें लिखा था, अगर मैं 80 साल की उम्र तक इन शेयरों को धारण करने जा रहा हूं तो इसके बाद अगले वर्षों में इसके सैकड़ों बार विभाजन होने के बाद मैं सीईओ बनने के करीब हूं। एक्सोडस का व्यापार। ग्राहम ने तो इसे एक मैट सूट पहनकर व एक 10 फुट के डंडे के साथ भी नहीं छुआ होगा। एक्सोडस का राजस्व 1998 में $52.7 मिलियन से बढ़कर 1999 में $242.1 मिलियन हो गया था। लेकिन 1999 में उनके राजस्व में $130.3 मिलियन का नुकसान हुआ था, जो कि पिछले साल की तुलना में दोगुना था। कंपनी का कुल ऋण $2.6 बिलियन था और वह नकदी के लिए इतना भूखा था कि उसने अकेले दिसंबर के महीने में ही $971 मिलियन उधार लिए थे। एक्सोडस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नई उधारी आने वाले वर्ष में अपने ब्याज भुगतान के लिए $50 मिलियन से अधिक जोड़ेगी। कंपनी ने $156 मिलियन की नकदी के साथ 1999 की शुरुआत की और नए वित्त पोषण में $1.3 मिलियन जुटाने के बाद भी वर्ष का समापन $1 बिलियन के नगद शेष के साथ किया, जिसका अर्थ है कि उसके व्यवसायों ने 1999 के दौरान $400 मिलियन से अधिक की राशि को निगल लिया था। एक कंपनी कैसे ऐसी स्थिति में अपने ऋण का भुगतान कर सकती है? लेकिन निश्चित रूप से ऑनलाइन व्यापारियों को यह बताया गया था कि कंपनी स्वस्थ थी, जिसका स्टॉक तेजी से बढ़ रहा था। इस स्टॉक ने लॉन्चपैड 1999 नाम का उपयोग करके व्यापारियों को धोखा दिया था, जो अनंत तक वह उससे आगे और बढ़ना जारी रहेगा। लॉन्चपैड की मूर्खतापूर्ण भरी भविष्यवाणी की अनंत से परे थी, जो कि ग्राहम की क्लासिक चेतावनियों में से एक का सही अनुस्मारक है। आज का निवेशक में ग्राहम हमें बताते हैं कि जो भविष्य की आशंका से इतना चिंतित हो कि वह पहले से ही इसके लिए सुंदर भुगतान कर रहा हो और इसके लिए उसने इतने अध्ययन और देखभाल के साथ जो अनुमान लगाया हो, जो वास्तव में पूरा हो सकता है लेकिन फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हो रहा हो, तब उसे इस हद तक असफल हो जाना चाहिए कि जब वह वास्तव में एक अस्थायी और शायद स्थायी नुकसान का सामना कर सकता हो। इन ईज का अंत। आइए जानते हैं कि 1999 के बाद इन 4 शेयरों ने कैसा प्रदर्शन किया। इमर्सन इलेक्ट्रिक ने साल 2000 में 40.7% रिटर्न हासिल किया। हालांकि 2001,
और 2002 दोनों सालों में शेयरों ने पैसे खो दिए। फिर भी वे 1999 के अपने अंतिम मूल्य से 4% से कम पर साल 2002 को पूरा किया। साल 2000 में ईएमसी भी 21.7% रिटर्न के साथ बढ़ा, लेकिन 2001 में शेयरों में 79.4% और 2002 में एक और 54.3% की गिरावट आई। इसमें उन्हें 1999 के अंत में अपने स्तर से 88% नीचे तक गिरा दिया। 2001 तक राजस्व में $10 मिलियन के पूर्वानुमान का क्या हुआ? ईएमसी ने उस साल सिर्फ $7.1 बिलियन और $508 मिलियन के शुद्ध घाटे के साथ इस साल को समाप्त किया। इस बीच जैसे कि बेयर बाजार भी मौजूद नहीं था, एक्सपेंडिटर्स इंटरनेशनल के शेयरों ने साल 2000 में 22.9%, साल 2001 में 6.5% और साल 2002 में एक और वार्षिक रिटर्न 15.1% हासिल किया। उसने वर्ष 1999 के अंत में उनकी कीमत की तुलना में लगभग 51% अधिक वार्षिक रिटर्न अर्जित की थी। 110 का स्टॉक साल 2000 में 55% और 2001 में 99.8% पर लुढ़क गया। 26 सितंबर 2001 को 110 ने दिवालियेपन संरक्षण के लिए अपना दावा दायर किया। कंपनी की अधिकांश संपत्ति ब्रिटिश दूरसंचार क्षेत्र की केबल एंड वायरलेस द्वारा खरीदी गई थी। अपने शेयर धारकों को वादा की गई दूध और शहद की भूमि पर पहुंचाने के बजाय उसने उन्हें जंगल में निर्वासित कर दिया। 2003 की शुरुआत में 110 के स्टॉक में अंतिम व्यापार 1 पैसा प्रति शेयर था। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 14। रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक का चयन। वह जो धन कमाने के लिए बहुत सारे कारनामों को अंजाम देता है और उससे कुछ लाभ प्राप्त करता है, फिर बार बार टूटता है और वापिस फिर उसी गरीबी में आ जाता है, वह शायद ही कभी ज्यादा धन कमा पाएगा। इसलिए उसके लिए अच्छा होगा कि निश्चितता के साथ रोमांच की रक्षा करे जो उसके नुकसान को रोक सकता है। सर फ्रांसिस बेकन। शुरू करें। आपको स्टॉक चयन के बुनियादी तथ्यों को कैसे प्रयोग करना चाहिए। ग्राहम का सुझाव है कि रक्षात्मक निवेशक सबसे सरल रूप से डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में हर शेयर खरीद सकते हैं। आज का रक्षात्मक निवेशक कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड खरीदकर, जो अनिवार्य रूप से हर स्टॉक को रखने लायक है, उससे और भी बेहतर कर सकता है। एक कम लागत वाला इंडेक्स फंड कम रखरखाव स्टॉक निवेश के लिए बनाया गया सबसे अच्छा उपकरण है। इसमें सुधार करने का कोई भी प्रयास वास्तव में रक्षात्मक निवेशक की तुलना में अधिक काम कर सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए अपने स्वयं के स्टॉक का शोध और चयन करना आवश्यक नहीं है और यह एडवाइसेबल भी नहीं है। हालांकि कुछ रक्षात्मक निवेशक व्यक्तिगत शेयरों को खरीदने की बौद्धिक चुनौती का आनंद लेते हैं। यदि आप बेयर बाजार से बच गए हैं और अभी भी स्टॉक उठाने का आनंद लेते हैं, तो ग्राहम तो क्या, भगवान भी आपको नहीं बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी उस स्थिति में कुछ स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड को आपका पूरा पोर्टफोलियो बनाने के बजाय इसे अपने पोर्टफोलियो की नींव बनाएं। एक बार जब आपके पास वह आधार हो जाता है, तो आप अपने स्वयं के स्टॉक विकल्पों के साथ या उनके आसपास इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने स्टॉक के पैसे का 90% एक इंडेक्स फंड में रखें, जिसमें 10% छोड़कर अपने स्टॉक को चुनने की कोशिश करें। आपके द्वारा उस ठोस स्कोर के निर्माण के बाद ही आपको और ज्यादा प्रयोग करने चाहिए। बार बार जांच करें। स्टॉक चयन के लिए ग्राहम के मापदंडों को संक्षेप में समझें। पर्याप्त आकार। आजकल छोटी कंपनियों को छोड़कर अधिकांश रक्षात्मक निवेशकों को कुल $2 बिलियन से कम के बाजार मूल्य वाले शेयरों से दूर ही रहना चाहिए। साल 2003 की शुरुआत में आपको अपने स्टैंडर्ड एवं पुअर्स के 500 स्टॉक इंडेक्स में से कुल 437 कंपनियों को चुनना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठती थी। हालांकि आज के रक्षात्मक निवेशक ग्राहम के दिनों में उन लोगों के विपरीत छोटे शेयरों में विशेषज्ञता वाले म्यूचुअल फंड खरीदकर आसानी से छोटी कंपनियों के मालिक बन सकते थे। फिर से वैंगार्ड स्मॉल कैप इंडेक्स जैसी एक इंडेक्स फंड वाली पसंद है। हालांकि एरियल, टी रोवे प्राइस,
राइस और थर्ड एवेन्यू जैसी फर्मों के पास उचित लागत पर सक्रिय फंड उपलब्ध हैं। मजबूत वित्तीय स्थिति। बाजार रणनीतिकारों के अनुसार 2003 की शुरुआत में मॉर्गन स्टैनली के स्टीव गैल्ब्रेथ और जेलस S&P 500 इंडेक्स में लगभग 120 कंपनियों ने ग्राहम के 1:2 स्प्लिट के वर्तमान अनुपात का परीक्षण किया। करंट एसेट के साथ कम से कम दुगुनी करंट लाइबिलिटीज के साथ इन फर्मों के पास वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा कुशन था, जो औसतन कठिन समय में व उसके बाद उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। विकास। स्टॉक के बुलबुले के फटने से वॉल स्ट्रीट ने अपने चारों ओर एक लोहे का मजबूत जाल बना लिया था, लेकिन तभी एक खुशी भी पैदा हुई थी। 1999 और 2000 में उच्च तकनीक, जैव तकनीक और दूरसंचार शेयरों को आक्रामक विकास प्रदान करना चाहिए था, लेकिन वे समाप्त हो गए। उसी समय बदले में उनके अधिकांश निवेशक उन्हें एग्रेसिव श्रिंकेज दे रहे थे, लेकिन 2003 की शुरुआत में पहिया पूर्ण चक्कर में आ गया था और उन आक्रामक विकास शेयरों में से कई फाइनेंशियली कंजर्वेटिव बन गए थे, जो वर्किंग कैपिटल से भरपूर, कैश में समृद्ध और अक्सर ऋण मुक्त थे। यहां सबक यह नहीं है कि ये स्टॉक एक निश्चित बात थे या कि आपको सब कुछ या इनमें से कुछ भी खरीदना चाहिए। इसके बजाय आपको महसूस करना चाहिए कि एक रक्षात्मक निवेशक हमेशा धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक रूप से एक बेयर बाजार के मलबे के माध्यम से भी समृद्ध हो सकता है। वित्तीय ताकत की ग्राहम की कसौटी अभी भी काम करती है, जो यह है कि यदि आप ऐसे शेयरों की एक डाइवर्सिफाइड बकेट बनाते हैं जिनकी मौजूदा संपत्ति कम से कम उनकी मौजूदा देनदारियों से दुगनी हो और जिसका दीर्घकालीन ऋण उसकी वर्किंग कैपिटल से अधिक नहीं हो, तो आपको कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड कंपनीज के समूह के साथ साथ भरपूर शक्ति अर्जित करनी चाहिए। आज के सर्वोत्तम मूल्य अक्सर उन शेयरों में पाए जाते हैं जो कभी गर्म थे और उसके बाद ठंडे हो गए। पूरे इतिहास में ऐसे शेयरों ने अक्सर उन्हें सुरक्षा का मार्जिन प्रदान किया है, जो एक रक्षात्मक निवेशक मांग करता है। कमाई की स्थिरता। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 इंडेक्स में सभी कंपनियों के 86% लोगों को 1993 से 2002 के दौरान हर साल सकारात्मक कमाई हुई है। इसलिए ग्राहम का कुछ आम स्टॉक पिछले 10 वर्षों में कमाई करते हैं एक वैध परीक्षण बनी हुई है। दूसरी हार को खत्म करने के लिए यह पर्याप्त कठिन है, लेकिन यह इतना भी सीमित नहीं है कि आप अपने विकल्पों को एक छोटे से नमूने में सीमित कर सकें। डिविडेंड रिकॉर्ड। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार 2003 की शुरुआत में S&P 500 में 354 कंपनियों यानी कुल का 71% ने लाभांश का भुगतान किया। 255 से कम कंपनियों ने एक पंक्ति में कम से कम 20 वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया है और S&P के अनुसार सूचकांक में 57 कंपनियों ने कम से कम लगातार 25 वर्षों से अपने लाभांश को बढ़ाया है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे ऐसा हमेशा के लिए करेंगे, लेकिन यह संकेत एक सुकून की बात है। आय में वृद्धि। साल 2002 में समाप्त होने वाले 10 वर्षों में S&P 500 में कितनी कंपनियों ने प्रतिवर्ष कम से कम 1/3 जो ग्राहम की आवश्यकता के अनुसार अपनी आय में वृद्धि की? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 में 264 कंपनियां उस परीक्षण से मिली, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि ग्राहम ने बहुत कम बाधाएं खड़ी की, जो एक दशक में 33% संचयी वृद्धि 3% औसत वार्षिक वृद्धि से कम है। कम से कम 50% की प्रति शेयर आय में संचयी वृद्धि 4% की औसत वार्षिक वृद्धि थोड़ी कम रूढ़िवादी है। S&P 500 इंडेक्स में 245 से कम कंपनियों ने 2003 की शुरुआत तक उस मापदंड को पूरा नहीं किया जिससे रक्षात्मक निवेशक को चुनने के लिए पर्याप्त सूची मिले। मॉडरेट PE अनुपात। ग्राहम खुद को उन शेयरों तक सीमित करने की सलाह देते हैं जिनकी मौजूदा कीमत पिछले 3 वर्षों में औसत आय से 15 गुना से अधिक नहीं है। अविश्वसनीय रूप से वॉल स्ट्रीट में प्रचलित प्रथा कि आज अगले वर्ष की कमाई नामक किसी चीज के द्वारा अपने वर्तमान मूल्य को विभाजित करके शेयरों को मूल्य देने के लिए है, जो कि कभी कभी फॉरवर्ड PE अनुपात कहलाता है, लेकिन अज्ञात भविष्य की कमाई द्वारा ज्ञात वर्तमान मूल्य को विभाजित करके मूल्य या आय अनुपात व्युत्क्रम करने के लिए निरर्थक है। काफी समय पहले
मनी मैनेजर डेविड ड्रेमेन ने कहा था कि वॉल स्ट्रीट की सर्वसम्मति की कमाई का 59% एक न्यूनतम मूल्य मार्जिन के निशान को याद करता है, जो या तो कम से कम 15% द्वारा वास्तविक रिपोर्ट की गई कमाई को कम करना या कम करके आंक कर इसमें अपने पैसे का निवेश करना है। आने वाले वर्ष के लिए इन मायोपिक सुथेयर्स ने जो भविष्यवाणी की है उसका आधार कानूनी रूप से नेत्रहीन लोगों के लिए एक तीरंदाजी टूर्नामेंट में बुलाई को पकड़ने की बजाय पिछले 3 वर्षों में औसत आय से विभाजित वर्तमान मूल्य के ग्राहम के फार्मूले का उपयोग करके अपने आप एक शेयर की कीमत ओब्लिक आय अनुपात की गणना करें। 2003 की शुरुआत में S&P के 500 इंडेक्स में कितने स्टॉक थे जिनकी कीमत 2002 की औसत कमाई के 15 गुना अधिक नहीं थी? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार कुल 185 कंपनियों ने ग्राहम का परीक्षण पास किया था। मॉडरेट प्राइस टू बुक रेशियो। ग्राहम 1.5 से अधिक नहीं की संपत्ति के मूल्य का अनुपात की सिफारिश करते हैं। हाल के वर्षों में कंपनियों के मूल्य का बढ़ता अनुपात फ्रेंचाइज, ब्रांड नेम, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी अमूर्त संपत्तियों से आया है। चूंकि इन कारकों को पुस्तक मूल्य की मानक परिभाषा से बाहर रखा गया है, इसलिए आज अधिकांश कंपनियों की कीमत ग्राहम के दिनों की तुलना में उच्च मूल्य से पुस्तक गुणकों पर है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 में 123 कंपनियों की कीमत 1.5 गुना बुक वैल्यू से कम है। 2073 कंपनियों में 2.5 से कम मूल्य की बुक अनुपात है। ग्राहम के उस सुझाव के बारे में जो आपने प्राइस टू बुक रेशियो द्वारा PE अनुपात को गुणा करें और देखें कि परिणामी संख्या 22.5 से कम है या नहीं। मॉर्गन स्टैनली के आंकड़ों के आधार पर S&P 500 में कम से कम 142 स्टॉक प्रारंभिक परीक्षण के रूप में 2003 के प्रारंभिक दौर से गुजर सकते थे, जिनमें डोना कॉर्प्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम्स और वाशिंगटन म्यूचुअल शामिल थे। इसलिए ग्राहम का मिश्रित गुणक अभी भी यथोचित मूल्य वाले शेयरों की पहचान करने के लिए एक प्राथमिक स्क्रीन के रूप में काम करता है। यथोचित परिश्रम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक निवेशक के रूप में कितने रक्षात्मक हैं। ग्राहम के अर्थ में आप जिस काम को स्टॉक में डालते हैं उसे कम से कम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चरण हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। अपना होमवर्क करें। www.sec.gov पर एडगार डेटाबेस के माध्यम से आप एक कंपनी की वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ साथ प्रबंधकों के मुआवजे, स्वामित्व और ब्याज के वापसी संघर्षों का खुलासा करने वाले प्रॉक्सी स्टेटमेंट तक पहुंचकर कम से कम 5 साल का मूल्य पढ़ें। पड़ोस की जांच करें। quicktake.morningstar.com, finance.yahoo.com और quickend.com जैसी वेबसाइटें आसानी से बता सकती है कि किसी कंपनी के कितने प्रतिशत शेयर संस्थानों के स्वामित्व में है। अगर वह 60% से अधिक कुछ भी बताता है तो एक शेयर मुश्किल में है। यह शायद अनदेखा और अति प्रसिद्ध है। वे वेबसाइटें आपको यह भी बताएंगी कि स्टॉक के सबसे बड़े मालिक कौन हैं। यदि वे धनवान फर्में हैं जो समान शैली में निवेश करती है तो यह एक अच्छा संकेत है। धन्यवाद। hindioaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 15, उद्यमी निवेशक के लिए स्टॉक का चयन। hindioaudiobook.com। दुनिया की राय के बाद दुनिया में रहना आसान है। हमारे लिए एकांत में रहना भी आसान है, लेकिन महान व्यक्ति वही है जो भीड़ में एकांत की स्वतंत्रता लिए परिपूर्ण मिठास रखता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास। म्यूचुअल फंड्स सीरीज के संस्थापक मैक्स हेइन ने कहा था कि यरूशलेम तक जाने के लिए कई सड़कें हैं। इस मास्टर स्टॉक पिकर का मतलब था कि शेयरों का चयन करने का उनका अपना मूल्य केंद्रित तरीका एक सफल निवेशक बनने का एकमात्र रास्ता नहीं है। इस अध्याय में हम कई तकनीकों को देखते हैं जो आज के कुछ धन प्रबंधक स्टॉक चुनने के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले, हालांकि यह दोहराने के लायक है कि अधिकांश निवेशकों के लिए व्यक्तिगत स्टॉक का चयन करना अनावश्यक है। यदि यह अनुपयुक्त नहीं है तब तथ्य यह है कि ज़्यादातर पेशेवर स्टॉक पिकिंग का खराब काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकांश एमेच्योर बेहतर कर सकते हैं। स्टॉक चुनने की कोशिश करने वाले
अधिकांश लोग सीखते हैं कि वे उतने अच्छे नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था। सबसे भाग्यशाली लोगों को यह जल्दी पता चलता है, जबकि कम भाग्यशाली लोगों को इसे सीखने में सालों लग जाते हैं। निवेशकों का एक छोटा प्रतिशत अपने स्वयं के शेयरों को चुनने में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाकी सभी को आदर्श रूप से एक इंडेक्स फंड के माध्यम से मदद लेना बेहतर होगा। ग्राहम ने निवेशकों को पहले अभ्यास करने की सलाह दी है, जैसा कि सबसे महान एथलीट और संगीतकार भी अभ्यास करते हैं और हर वास्तविक प्रदर्शन से पहले पूर्वाभ्यास करते हैं। उन्होंने 1 साल ट्रैकिंग और स्टॉक, जो कि असली पैसे के साथ नहीं बल्कि वर्चुअल रूप से खरीदकर शुरू करने का सुझाव दिया है। आजकल आप moneycontrol.com, morningstar.com, finance.yahoo.com, money.cnn.com या marketocracy.com जैसी वेबसाइटों पर पोर्टफोलियो ट्रैकर का उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक धन के साथ प्रयास करने से पहले अपनी तकनीकों का परीक्षण करके आप किसी वास्तविक नुकसान के बिना गलती कर सकते हैं। लगातार व्यापार से बचने के लिए अनुशासन विकसित कर सकते हैं, अपने दृष्टिकोण की तुलना कर सकते हैं उन अग्रणी मनी मैनेजरों के अलावा, और जानें कि आपके लिए कौन सी तकनीक बेहतर काम करती है। सबसे अच्छा, आपके सभी स्टॉक पिक्स के परिणामों पर नजर रखने से आप यह भूल जाते हैं कि आपके कुछ कुबड़ पलक झपकते ही इसे रोक देंगे, जो आपको अपने विजेताओं और अपने हारे हुए लोगों से सीखने के लिए मजबूर करेगा। 1 साल के बाद अपने परिणामों को मापें कि आपने अपने सभी पैसे S&P 500 इंडेक्स फंड में कैसे लगाए होंगे। यदि आपको प्रयोग में मजा नहीं आया या आपकी पसंद खराब थी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिगत शेयरों का चयन करना आपके लिए सही नहीं है। अपने लिए एक इंडेक्स फंड खरीदें व स्टॉक खरीदने पर अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें। यदि आपने प्रयोग का आनंद लिया है और पर्याप्त रूप से अच्छे रिटर्न अर्जित किए हैं तो धीरे धीरे शेयरों की एक टोकरी को इकट्ठा करें, लेकिन इसे अपने समग्र पोर्टफोलियो के अधिकतम 10% तक ही सीमित रखें और बाकी को एक इंडेक्स फंड में रखें। तथा याद रखें, आप हमेशा इसे तब रोक सकते हैं जब यह आपकी रुचि का न हो या आपके रिटर्न खराब हो जाते हैं। सही स्थानों की तलाश कैसे करें? आपको संभावित रूप से बेहतर स्टॉक की तलाश कैसे करनी चाहिए? आप अध्याय 14 में सुझाए गए सांख्यिकी फिल्टर के साथ स्क्रीन स्टॉक के लिए finance.yahoo.com और morningstar.com जैसी वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश लोगों के विपरीत कई सर्वश्रेष्ठ पेशेवर निवेशक तब पहली बार किसी कंपनी में दिलचस्पी लेते हैं जब इसकी शेयर की कीमत नीचे आती है, ऊपर नहीं। ट्वीडी ब्राउन, ग्लोबल फंड वैल्यू के क्रिस्टोफर ब्राउन, ओकमार्क फंड के विलियम न्याग्रेन, FPA कैपिटल फंड के रॉबर्ट रोड्रिगेज और टेरो फंड के रॉबर्ट टेरो सभी का सुझाव है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में नए 52 सप्ताह के बेचारों की दैनिक सूची देखें। यह आपको उन शेयरों जो अप्रयुक्त या अप्रमाणित है और इस प्रकार यह आपकी धारणा बदलते समय उच्च रिटर्न की संभावनाएं प्रदान करते हैं। डेविस फंड्स के क्रिस्टोफर डेविस और लेग मैसन वैल्यू ट्रस्ट के विलियम मिलर निवेशित पूंजी या ROIC पर बढ़ते हुए रिटर्न को देखना पसंद करते हैं। यह मापने का एक तरीका है कि कंपनी कितनी कुशलता से, जिसे वॉरेन बफेट ने मालिक की कमाई कहा है, उत्पन्न करती है। अब तुलना या जिस कीमत पर इसी तरह के व्यवसायों को वर्षों से अधिग्रहित किया गया है की जांच करके ओकमार्क के नाइजरेन और लॉन्गलिफ पार्टनर के ओमेसन हॉकिंग जैसे प्रबंधकों को एक बेहतर पुश मिलता है जो किसी कंपनी के डिवीजनों के लायक होता है। एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए यह श्रम साध्य और कठिन काम है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में बिजनेस सेगमेंट फुटनोट को देखकर शुरू करें, जो आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र, राजस्व और प्रत्येक सहायक की कमाई को सूचीबद्ध करता है। फिर उन्हीं उद्योगों में अपनी कंपनियों के उदाहरणों के लिए फैक्टिवा, प्रोक्वेस्ट या लेक्सिस नेक्सिस जैसे समाचार डेटाबेस खोजें जो हाल ही में हासिल किए गए हैं। अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्टों का पता लगाने के लिए SEC.gov पर एडगार डेटाबेस का उपयोग करके आप उन अधिग्रहित कंपनियों की कमाई के लिए खरीद मूल्य का अनुपात निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर आप उस अनुपात को यह अनुमान लगाने के लिए लागू कर सकते हैं कि जिस कंपनी की आप जांच कर रहे हैं उसके समान विभाजन के लिए एक कॉर्पोरेट अधिग्रहणकर्ता कितना भुगतान कर सकता है। कंपनी के प्रत्येक डिवीजनों का इस तरह से अलग अलग विश्लेषण करके आप यह देखने में सक्षम हो जाते हैं कि वे मौजूदा स्टॉक मूल्य से अधिक मूल्य के हैं या नहीं।
लॉन्गलीफ के हाकिन्स को यह पसंद है कि वे 60 सेंट डॉलर कहते हैं, या जिस कंपनियों का स्टॉक 60 या उससे कम मूल्य पर कारोबार कर रहा है, जिस पर वह व्यवसायों का मूल्यांकन करता है। यह ग्राहक की सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। बॉस कौन है? अंत में अधिकांश अग्रणी पेशेवर निवेशक यह देखना चाहते हैं कि एक कंपनी ऐसे लोगों द्वारा चलाई जाती है जो ओकमार्क के विलियम न्यागेन के शब्दों में मालिकों की तरह सोचते हैं, न कि केवल प्रबंधकों की तरह। 2 सरल परीक्षण: क्या कंपनी के वित्तीय विवरण आसानी से समझ में आते हैं, या वे आपत्ति से भरे हैं? क्या नॉन रिकरिंग या असाधारण या असामान्य शुल्क है, या क्या उन्हें पुनरावृत्ति की एक बुरी आदत है? लॉन्गलीफ के मेसन हाकिन्स कॉरपोरेट प्रबंधकों के लिए बताते हैं, जो अच्छे साथी हैं, यह मानते हुए कि वे समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं। उनके पास वर्तमान और भविष्य के नकदी प्रवाह को आवंटित करने के लिए स्पष्ट योजनाएं होती है, और कंपनी के स्टॉक में खुद के बड़े आकार के नाम होते हैं। लेकिन अगर प्रबंधक व्यवसाय को छोड़ स्टॉक की कीमत के बारे में अधिक बात करते हैं, टोरे फंड के रॉबर्ट टोरे चेतावनी देते हैं, हम रुचि नहीं रखते हैं। डेविस फंड्स के क्रिस्टोफर डेविस उन फर्मों का समर्थन करते हैं जो स्टॉक विकल्पों को जारी करने की सीमा को 3% तक सीमित करती है। वैनगार्ड प्राइम फंड में हावर्ड शाह यह ट्रैक करते हैं कि कंपनी ने 1 साल पहले क्या कहा था और उसका आगे क्या परिणाम हुआ। हम न केवल यह देखना चाहते हैं कि प्रबंधक शेयरधारकों के साथ ईमानदार हैं, बल्कि यह भी कि वे खुद के साथ ईमानदार हैं या नहीं। भले ही आप केवल कुछ शेयरों के मालिक हों, फिर भी आप एक कंपनी के नियमित रूप से निर्धारित सम्मेलन कॉल पर शेड्यूल का पता लगाने के लिए कॉरपोरेट मुख्यालय में निवेशक संबंध विभाग को कॉल करें या कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। एफपीए कैपिटल फंड के रॉबर्ट रॉड्रिगज कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर जाते हैं, जहां इसके ऑपरेटिंग डिवीजनों के हेड्स सूचीबद्ध हैं। यदि उन नामों में पहले से बहुत अधिक टर्नओवर है, जो कि एक नए सीईओ के वर्तमान कार्यकाल के 1 या 2 साल में आए हैं, तो शायद यह एक अच्छा संकेत है। वह मृत लकड़ी की सफाई कर रहा है। लेकिन अगर उच्च टर्नओवर, तो यह टर्नराउंड शायद उथल पुथल में बदल सकता है। रास्ते पर अपनी नज़र बनाए रखें। यरूशलेम के लिए इससे भी ज़्यादा सड़कें हैं। कुछ प्रमुख पोर्टफोलियो मैनेजर, जिसे ड्रेमैन वैल्यू मैनेजमेंट के डेविड ड्रेमैन और थर्ड एवेन्यू फंड्स के मार्टिन विट्समैन, बहुत कम संपत्ति, कमाई या नकदी प्रवाह पर बेचने वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य राइस फंड्स के चार्ल्स राइस और फिडेलिटी लो प्राइड स्टॉक फंड के जोएल टिलास्ट की तरह छोटी कंपनियों के शिकार करते हैं। एक तकनीक जो मददगार हो सकती है, यह देखें कि कौन से प्रमुख व्यावसायिक प्रबंधक आपके द्वारा खरीदे गए शेयरों के मालिक हैं। यदि 1 या 2 नाम बदलते हैं, यदि 1 या 2 नाम बदलते रहते हैं, तो उन फंड्स कंपनियों की वेबसाइट पर जाएं और उनकी हाल की रिपोर्ट डाउनलोड करें, यह देखकर कि इन निवेशकों के पास कौन से अन्य शेयर हैं। आप इस बारे में अधिक जान सकते हैं कि उनमें क्या गुण है। प्रबंधकों की टिप्पणी पढ़कर आप यह जान सकते हैं कि कैसे अपने दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए कौन से क्षेत्र पर विचार कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्टॉक चुनने में किन तकनीकों का उपयोग करते हैं। सफल निवेश करने वाले पेशेवरों में 2 चीजें समान होती है। पहली, वे अनुशासित और सुसंगत है। जब वे अपरिहार्य होते हैं, तब भी अपना दृष्टिकोण बदलने से वे इनकार करते हैं। दूसरा, वे इस बारे में बहुत सोचते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन वे इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि बाजार क्या कर रहा है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कन्वर्टिबल इश्यूज और वारंट्स। HindiAudiobook.com। बदलाव का जोश। हालांकि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन वे स्टॉक की तरह व्यवहार करते हैं, ऑप्शन की तरह काम करते हैं और अस्पष्टता से बंद हो जाते हैं। यदि आपके पास कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है, तो आपके पास एक ऑप्शन भी है। आप या तो बॉन्ड रख सकते हैं और उस पर ब्याज अर्जित करना जारी रख सकते हैं, या आप इसे पूर्व निर्धारित अनुपात में जारी करने वाली कंपनी के सामान्य स्टॉक के लिए विनिमय कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन अपने मालिक को किसी निश्चित समय पर एक निश्चित अवधि में दूसरी सुरक्षा खरीदने या बेचने का अधिकार देता है।
क्योंकि वे स्टॉक में एक्सचेंजेबल हैं, इसलिए ये कंपैरेटिबल बॉन्ड्स की तुलना में कम ब्याज दर प्रदान करते हैं। दूसरी ओर अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो उस स्टॉक में एक कन्वर्टिबल बॉन्ड एक कन्वेंशनल बॉन्ड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। 1957 से 2002 के दौरान इवटसन एसोसिएशन के अनुसार कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ने स्टॉक की तुलना में स्थिर कीमतों और उथले घाटे के साथ कुल रिटर्न से 8.3% की कम वार्षिक औसत रिटर्न अर्जित की। शेयरों की तुलना में अधिक आय कम जोखिम नहीं है। यह आश्चर्य है कि वॉल स्ट्रीट के लोगों ने अक्सर कन्वर्टिबल्स को दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेश के रूप में वर्णित किया है, लेकिन बुद्धिमान निवेशक जल्दी ही महसूस कर लेते हैं कि कन्वर्टिबल अधिकांश अन्य बॉन्डों की तुलना में कम आय और अधिक जोखिम प्रदान करते हैं। इसलिए वे एक ही तर्क से और समान न्याय के साथ दोनों दुनिया के सबसे बुरे निवेश कहे जाते हैं। आप किस पक्ष में आते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। सच में कन्वर्टिबल्स बॉन्ड की तुलना में स्टॉक की तरह अधिक कार्य करते हैं। कन्वर्टिबल्स पर रिटर्न लगभग 83% S&P 500 स्टॉक इंडेक्स से संबंधित है, जो ट्रेजरी बॉन्ड के प्रदर्शन से केवल 30% संबंधित है। इस प्रकार बॉन्ड्स को तब कन्वर्ट किया जाता है जब अधिकांश बॉन्ड अपनी स्थिति बदलते हैं। बॉन्ड में अपने अधिकांश या सभी संपत्तियों के साथ रूढ़िवादी निवेशक के लिए कन्वर्ट्स डाइवर्सिफाइड बंडल को जोड़ने से स्टॉक में सीधे निवेश करने का डरावना कदम उठाए बिना स्टॉक जैसे रिटर्न की तलाश का एक समझदार तरीका है। आप कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को स्टॉक फॉर चिकन कह सकते हैं। जैसा कि एडवेंट कैपिटल मैनेजमेंट के कन्वर्टिबल एक्सपर्ट एफ बैरी नेल्सन बताते हैं, ग्राहम के दिनों से लेकर अब तक यह लगभग $200 बिलियन का बाजार हो चुका है। अधिकांश कन्वर्टिबल्स अब 7 से 10 साल तक की सीमा के मध्यम अवधि के हैं, लगभग आधे निवेश ग्रेड हैं और कई इश्यूज पर अब कुछ कॉल प्रोटेक्शन होता है। इन सभी कारकों ने उन्हें जो वे करते थे उससे कम जोखिम भरा बना दिया है। जब तक आप इस क्षेत्र में अकेले $1 लाख निवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक छोटे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का व्यापार करना और डाइवर्सिफिकेशन अव्यावहारिक है। सौभाग्य से आज के बुद्धिमान निवेशक के पास लो कॉस्ट कन्वर्टिबल बॉन्ड्स फंड खरीदने का सुविधाजनक उपहार है। फिडेलिटी और वेंगार्ड्स 1% वार्षिक खर्च पर म्यूचुअल फंड की पेशकश करते हैं, जबकि कई क्लोज्ड एंड फंड्स भी उचित कीमत पर उपलब्ध है। वॉल स्ट्रीट पर क्यूटनेस और कॉम्प्लेक्सिटी हाथों हाथ चली जाती है जब इसमें कोई कन्वर्टिबल पर अपवाद न हो। इसके लिए निवेशकों के लिए नई किस्मों में LYONS, ELKS, EYES, PERCS, MIPS, CHIPS और YEELDS जैसे संक्षिप्त उपनामों के साथ सिक्योरिटीज की एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है। ये जटिल सिक्योरिटीज आपके संभावित नुकसान के लिए एक सुरक्षित फ्लोर बनाती है ताकि आपका नुकसान ज़्यादा न हो सके, लेकिन साथ ही साथ ये आपके संभावित मुनाफे को भी रोकती है और जो अक्सर आपको एक निश्चित तारीख पर आम स्टॉक में बदलने के लिए मजबूर करती है। अधिकांश निवेशों की तरह आप इसमें से भी एक शील्ड को न खरीदकर नुकसान के सामने खुद को डाल सकते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपने पोर्टफोलियो को पूरी विविधता के साथ निवेश करें। इसमें कुछ नकदी में, कुछ बॉन्ड में और कुछ अमेरिकी और विदेशी शेयरों में, ताकि आपका पोर्टफोलियो किसी भी संकट से निकलकर आगे बढ़ सके और आपके सपने को पूरा करने में आपका साथ दे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 17, 4 अत्यंत शिक्षाप्रद मामले। HindiAudiobook.com। बुद्धि के देवता वॉर्डेन विनाश के राजा के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर यह जानने की मांग की कि अराजकता पर कैसे नियंत्रण हो सकता है। विनाश ने कहा, मुझे अपनी बाईं आंख दे दें, तब मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के बुद्धि के देवता वॉर्डेन ने अपनी बाईं आंख निकालकर उन्हें दे दी और कहा, अब मुझे बताइए। विनाश के राजा ने कहा कि जो रहस्य है उसे आप दोनों आंखों से देख सकते हैं। जॉन गार्डनर। और अधिक परिवर्तन। पहला, एक ओवरप्राइज्ड विशालकाय। दूसरा,
एक साम्राज्य निर्माण समूह। तीसरा, एक विलय जिसमें एक छोटी फर्म ने एक बड़ा काम संभाला। चौथा, मूल रूप से बेकार कंपनी में शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश। पिछले कुछ वर्षों में ग्राहम के कुछ उच्च नए मामलों को एक नया विश्व कोश प्रदान किया गया है। यहाँ इसका एक नमूना है। ल्यूसेंट पारदर्शी नहीं है। साल 2000 के मध्य में ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज इंक के पास किसी अन्य अमेरिकी स्टॉक की तुलना में अधिक निवेशक थे, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 192.9 बिलियन डॉलर के साथ यह अमेरिका में 12वीं सबसे मूल्यवान कंपनी थी। क्या यह विशाल मूल्यांकन उचित था? 30 जून 2000 को समाप्त वित्तीय तिमाही में ल्यूसेंट की वित्तीय रिपोर्ट की कुछ मूल बातों पर नजर डालते हैं। ल्यूसेंट की रिपोर्ट के एक निकट रीडिंग में एक अनुत्तरित टेलीफोन स्विच बोर्ड की तरह खतरे की घंटी बजती है, जो इस प्रकार है। ल्यूसेंट ने 4.8 बिलियन डॉलर में एक ऑप्टिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता क्रोमेटिक्स नेटवर्क्स को खरीदा था, जिसकी 4.2 बिलियन डॉलर गुडविल या बुक मूल्य से ऊपर की लागत थी। क्रोमेटिक्स में 150 कर्मचारी थे, लेकिन इसका कोई ग्राहक नहीं था और साथ में इसका राजस्व भी शून्य था, इसलिए गुडविल शब्द अपर्याप्त लगता है। शायद होप चेस्ट शब्द अधिक सटीक है। यदि क्रोमेटिक के एम्ब्रोयन प्रोडक्ट्स ने काम नहीं किया तो ल्यूसेंट को गुडविल को उल्टना होगा और भविष्य की कमाई के लिए इसे चार्ज करना होगा। दूसरी, एक फुटनोट ने खुलासा किया कि ल्यूसेंट ने अपने उत्पादों के खरीदारों को 1.5 बिलियन डॉलर का उधार दिया था। अपने ग्राहकों को कहीं और उधार लिए पैसे की गारंटी में ल्यूसेंट भी 350 मिलियन डॉलर के लिए हुक पर था। इन ग्राहक लोन की कुल संख्या एक वर्ष में दोगुनी हो गई थी। यह हमें बताता है कि ल्यूसेंट के उत्पादों को खरीदने के लिए खरीदार नकदी से बाहर चले गए थे। क्या होगा अगर वे अपने ऋण का भुगतान करने के लिए नकदी से बाहर भाग गए? अंत में ल्यूसेंट ने नए सॉफ्टवेयर को कैपिटल एसेट के रूप में विकसित करने की लागत का इलाज किया, बल्कि एक एसेट के बजाय यह एक रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं था जो कमाई से आना चाहिए। निष्कर्ष, अगस्त 2001 में ल्यूसेंट ने क्रोमेटिक्स डिवीजन को बंद कर दिया क्योंकि इसके उत्पादों ने केवल 2 ग्राहकों को ही आकर्षित किया। वित्तीय वर्ष 2001 में ल्यूसेंट को 16.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। वित्तीय वर्ष 2002 में इसने 11.9 अरब डॉलर का और नुकसान किया। उन नुकसानों में खराब ऋण और ग्राहक वित्त पोषण के लिए प्रावधान में 3.5 बिलियन डॉलर, गुडविल से संबंधित हानि में 4.1 बिलियन और कैपिटल सॉफ्टवेयर से संबंधित 362 मिलियन डॉलर। ल्यूसेंट का स्टॉक 30 जून 2000 को 51.062 डॉलर पर व 2002 में 1.26 डॉलर, जो 2-2.5 साल में बाजार मूल्य में लगभग 190 बिलियन डॉलर के नुकसान पर बंद हुआ। अधिग्रहण के जादूगर। टाइको इंटरनेशनल लिमिटेड का वर्णन करने के लिए हम केवल विंस्टन चर्चिल को पैराफियर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इतना सारा तो इतने कम लोगों ने कभी नहीं बेचा। 1997 से 2001 तक इस बरमूडा आधारित समूह ने टाइको स्टॉक के शेयरों में सबसे अधिक 37 बिलियन डॉलर से अधिक का खर्च किया। इमेल्डा मार्कोस के अनुसार यह इसके लिए जूते खरीदने जितना ही आसान बन गया था। अकेले वित्तीय वर्ष 2000 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार टाइको ने लगभग 200 कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसकी हर दूसरे दिन एक से अधिक की औसत थी। परिणाम, टाइको में तेजी से वृद्धि हुई, जिसका राजस्व 5 सालों में 7.6 बिलियन डॉलर से 34 बिलियन डॉलर हो गया और ऑपरेटिंग इनकम 476 मिलियन डॉलर के नुकसान के साथ 6.2 बिलियन का लाभ हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी का 2001 के अंत में कुल स्टॉक मार्केट वैल्यू 114 बिलियन डॉलर था, लेकिन टाइको के वित्तीय विवरण कम से कम इसके विकास के रूप में थे। लगभग हर साल उन्होंने अधिग्रहण संबंधी शुल्कों में सैकड़ों मिलियन डॉलर दिखाए। ये खर्च 3 मुख्य श्रेणियों में चले गए। पहला, विलय या पुनर्गठन या अन्य नगण्य लागत। दूसरा, लंबे समय तक संपत्ति की हानि के लिए शुल्क। और तीसरा, खरीद प्रक्रिया अनुसंधान और विकास में राइट ऑफ। संक्षिप्त में इन्होंने पहले तो मूर्खों की तरह प्रभार का उल्लेख किया, दूसरा चिल्ला के रूप में और तीसरा वॉपिपरेड के रूप में। आइए जानते हैं कि ये समय के साथ कैसे दिखे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मारन शुल्क, जो कि गैर अनुमानित माना जाता है, 5 वर्षों में से 4 में दिखाया गया,
जो कुल मिलाकर $2.5 बिलियन था। चिल्ला ने कालानुक्रमिक रूप से वृद्धि करके $700 मिलियन से अधिक की राशि प्राप्त की। वूपी प्रेड से एक और आधा बिलियन डॉलर आया। अब बुद्धिमान निवेशक पूछेगा, यदि टाइको की वृद्धि दर अधिग्रहण की रणनीति इतनी साफ सुथरी थी तो यह कैसे हुआ कि एक साल में औसतन $750 मिलियन खर्च करने पड़े? पहला, अगर जैसा कि स्पष्ट है टाइको चीजों को बनाने का व्यवसाय नहीं करता था बल्कि अन्य कंपनियों को खरीदने का व्यवसाय करता था जो चीजें बनाती है, तो इसके मॉरन पर नॉन क्रिकिंग का आरोप क्यों लगाया गया? क्या वे व्यवसाय करने की टाइको की सामान्य लागतों का हिस्सा नहीं थे? दूसरा, और हर साल की कमाई को जोड़ते हुए पिछले अधिग्रहणों के लिए लेखांकन शुल्क के साथ कौन बता सकता है कि अगले साल क्या होगा? वास्तव में एक निवेशक यह भी नहीं बता सकता कि टाइको की पिछली कमाई क्या थी। 1999 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा एक लेखा समीक्षा के बाद टाइको ने 1998 के खर्चों में $257 मिलियन को मोरन शुल्कों से जोड़ दिया, जिसका अर्थ है कि उन गैर बकाया लागतों की वास्तव में उस वर्ष भी पुनरावृत्ति हुई थी। उसी समय कंपनी ने अपने मूल रूप से 1999 के कामों को फिर से शुरू कर दिया, जिससे मोरन $929 मिलियन तक गिर गया, जबकि चिला $507 मिलियन तक पहुंच गया था। टाइको स्पष्ट रूप से आकार में बढ़ रहा था, लेकिन क्या यह अधिक लाभदायक था? यह बात कोई बाहरी व्यक्ति सुरक्षित रूप से नहीं बता सकता था। निष्कर्ष, वित्तीय वर्ष 2002 में टाइको को $9.4 बिलियन का नुकसान हुआ। स्टॉक, जो वर्ष 2001 के अंत में $58.90 पर बंद हुआ था, 2002 में $17.08 पर लुढ़क गया, जो 12 महीनों में 71% की स्पष्ट हानि थी। स्वावलंबी नाबालिग। 10 जनवरी 2000 को अमेरिका ऑनलाइन इंक और टाइम वार्नर इंक ने घोषणा की कि वे शुरू में $156 बिलियन के मूल्य वाले सौदे में विलय करेंगे। 31 दिसंबर 1999 तक एओएल के पास संपत्ति में $10.3 बिलियन थे और पिछले 12 महीनों में इसका राजस्व $5.7 बिलियन था। दूसरी ओर टाइम वार्नर के पास संपत्ति $51.2 बिलियन और राजस्व $27.3 बिलियन था। टाइम वार्नर एक को छोड़कर किसी भी माप से एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो था अपने स्टॉक का मूल्यांकन, क्योंकि अमेरिका ऑनलाइन ने इंटरनेट उद्योग में निवेश करके निवेशकों को चौंका दिया था, लेकिन इसके शेयर ने अपनी कमाई में 164 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है। टाइम वार्नर के स्टॉक केबल टीवी, फिल्में, संगीत और पत्रिकाओं का लगभग 50 गुना कमाई के साथ बेचा गया। सौदे की घोषणा करते हुए दोनों कंपनियों ने इसे सामानों का रणनीतिक विलय कहा। टाइम वार्नर के अध्यक्ष गेराल्ड एम लेविन ने घोषणा की कि एओएल टाइम वार्नर से जुड़े सभी के लिए अवसर असीम है। सभी के लिए, उन्होंने कहा, जो इसके शेयर धारक हैं उनके लिए भी। उन्मादीपूर्ण तरीके से उनके स्टॉक को अंततः इंटरनेट डार्लिंग का कैच मिल सकता था। इसके लिए टाइम वार्नर के शेयर धारकों ने इस सौदे को भारी मंजूरी दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ बातों की अनदेखी की है, जो ये है। पहली, यह बराबरी का विलय अमेरिका ऑनलाइन के शेयर धारकों को संयुक्त कंपनी का 55% देने के लिए डिजाइन किया गया था, भले ही टाइम वार्नर 5 साल बड़ा था। दूसरा, 3 साल में दूसरी बार अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग जांच कर रहा था कि क्या अमेरिका ऑनलाइन विपणन लागतों के लिए अनुचित रूप से जिम्मेदार है। तीसरा, अमेरिका ऑनलाइन की कुल संपत्ति का लगभग आधा यानी $4.9 बिलियन का उपलब्ध सेल फॉर इक्विटी प्रतिभूतियों से बना था। यदि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले टेक्नोलॉजी शेयरों की कीमतें गिर गई तो इससे कंपनी के परिसंपत्ति आधार का बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष, 11 जनवरी 2001 को दोनों कंपनियों ने अपने विलय को अंतिम रूप दिया। एओएल टाइम वार्नर इंक ने 2001 में $4.9 बिलियन खो दिए और एक निगम द्वारा दर्ज किए गए अब तक के सबसे घिनौने नुकसान में शामिल 2002 में एक और $98.7 बिलियन का नुकसान हुआ। अधिकांश नुकसान अमेरिका ऑनलाइन के मूल्य को लिखने से हुआ। 2002 के अंत तक जिन शेयर धारकों के लिए लेविन ने असीमित अवसरों की भविष्यवाणी की थी, उनके पास अपने शेयरों के मूल्य में लगभग 80% नुकसान दिखाने के अलावा कुछ नहीं था। क्या आप किंडरगार्टन में निवेश कर सकते हैं? 20 मई 1999 को ई टॉयज इंक ने
अपने स्टॉक का 8% हिस्सा जनता को बेच दिया। वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रतिष्ठित निवेश बैंकों में से 4 गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी, बेकोस्टोन रॉबर्टसन स्टीफंस, डोनाल्डसन लोफिकन और जेनरेट और मैरिल लिंच एंड कंपनी, जो $20 पर $83,20,000 के शेयरों से $83,20,000 के शेयरों से कम है। कारोबार के पहले दिन में $76.5625 पर 282.8% की बढ़त के साथ स्टॉक तेजी से बढ़ा। उस कीमत पर ई टॉयज का बाजार मूल्य $7.8 बिलियन था। उस कीमत के लिए खरीदारों को किस तरह का व्यवसाय मिला? पिछले वर्ष में ई टॉयज की बिक्री में 4261% की वृद्धि हुई और इसने अकेले पिछली तिमाही में 75,000 ग्राहक नए जोड़े। लेकिन अपने 20 महीनों के कारोबार में ई टॉयज ने कुल $30.6 मिलियन की बिक्री की थी, जिस पर उसने $30.8 मिलियन का शुद्ध घाटा दिखाया था, जिसका अर्थ था हर डॉलर के खिलौने को बेचने के लिए $2 खर्च कर रहा था। आईपीओ प्रोस्पेक्टस ने भी यह खुलासा किया कि ई टॉयज एक और ऑनलाइन ऑपरेशन बेबी सेंटर इंक जो प्राप्त करने के लिए ऑफर के कुछ आय का उपयोग करेगा, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में $4.8 मिलियन में $4.5 मिलियन का नुकसान उठाया था। और ई टॉयज अपने प्रबंधन के लिए भविष्य में जारी करने के लिए सामान्य स्टॉक में 40.6 मिलियन शेयर आरक्षित करेंगे। इसलिए अगर ई टॉयज ने अभी पैसा कमाया है तो उसकी शुद्ध आय को 102 मिलियन शेयरों के बीच नहीं बल्कि 143 मिलियन के बीच विभाजित करना होगा, जो भविष्य की कमाई को प्रति 1/3 से कम करके करना होगा। टॉयज आर के साथ ई टॉयज की तुलना चौंकाने वाला है। पूर्ववर्ती 3 महीनों में टॉयज आय ने शुद्ध आय में $27 मिलियन कमाए थे और एक पूरे वर्ष में ई टॉयज की तुलना में 70 गुना अधिक माल बेचा था। और फिर भी शेयर बाजार टॉयज आर की तुलना में लगभग $2 बिलियन अधिक है। निष्कर्ष 7 मार्च 2001 को सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन में $398 मिलियन से अधिक का शुद्ध घाटा उठाने के बाद दिवालियापन सुरक्षा के लिए ई टॉयज ने मामला दर्ज किया। स्टॉक जो अक्टूबर 1999 में $86 प्रति शेयर के स्तर पर था, आखिरी बार 1 पैसे के लिए कारोबार किया गया था। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 18। कंपनियों के 8 जोड़ों की तुलना। जो चीज है वह वही है जो होगी, और जो किया जाता है वह है जो किया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि देखें यह नया है? यह तो पहले से ही पुराने समय का है जो हमारे सामने है। धर्म ग्रंथ। बता दें कि ग्राहम ने क्लासिक राइटअप तकनीक का उपयोग करते हुए 8 जोड़ी कंपनियों का क्लासिक राइटअप किया है, जिसे करने के लिए उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में अपने व्याख्यान में बीड़ा उठाया था। ध्यान रखें कि ये सारांश निर्दिष्ट समय पर ही इन शेयरों का वर्णन करते हैं। सस्ते स्टॉक बाद में अत्यधिक महंगे हो सकते थे और महंगे स्टॉक सस्ते हो सकते थे। अपने जीवन के किसी बिंदु पर लगभग हर शेयर एक सौदा है। एक और समय पर यह महंगा होगा। यद्यपि अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कंपनियां हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक जैसी कोई चीज नहीं है। केवल अच्छे स्टॉक की कीमतें हैं जो आते हैं और जाते हैं। पेयर 1, सिस्को एंड सिस्को। 27 मार्च 2000 को सिस्को सिस्टम इंक दुनिया का सबसे मूल्यवान निगम बन गया था, क्योंकि इसके शेयर ने कुल मूल्य में $548 बिलियन की कमाई की। सिस्को जो उपकरण बनाता है जो इंटरनेट पर डेटा को निर्देशित करता है, जिसने पहल अपने शेयरों को 10 साल पहले जनता को बेचा था। यदि आपने प्रारंभिक पेशकश में सिस्को का स्टॉक खरीदा था और उसे रखा था, तो आपको एक पागल व्यक्ति द्वारा बनाई गई टंकण त्रुटि से लाभ होगा। 1,03,697% या 217% औसत वार्षिक रिटर्न। अपने पिछले 4 राजकोषीय तिमाहियों में सिस्को ने राजस्व में $14.9 बिलियन और कमाई में $2.5 बिलियन का उत्पादन किया था। यह स्टॉक 219 गुना
सिस्को की शुद्ध आय पर कारोबार कर रहा था, जो कि एक बड़ी कंपनी के लिए सबसे अधिक मूल्य आय अनुपात में से एक था। तब सिस्को कॉरपोरेशन, जो संस्थागत रसोइयों में भोजन की आपूर्ति करती थी, जो इस कारोबार को 30 वर्षों से सार्वजनिक रूप से करती आ रही थी। अपनी पिछली 4 तिमाहियों में सिस्को ने $17.7 बिलियन राजस्व की सेवा की, सिस्को की तुलना में लगभग 20% अधिक, लेकिन शुद्ध आय में केवल $457 मिलियन, जो $11.7 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ सिस्को के शेयरों ने 26 गुना आय पर कारोबार किया, जो कि बाजार के औसत पीई अनुपात से 31 अंक नीचे था। एक ठेठ निवेशक के साथ शब्द संघ का खेल शायद इस तरह से चला होगा। प्रश्न: जब मैं सिस्को सिस्टम कहता हूं तो आपके दिमाग में कौन सी चीजें आती है? उत्तर: इंटरनेट, भविष्य का उद्योग, महान स्टॉक, गर्म स्टॉक आदि। इससे पहले कि यह और अधिक बढ़ जाए, क्या मैं कुछ खरीद सकता हूं? प्रश्न: और सिस्को कॉरपोरेशन के बारे में? उत्तर: विवरण ट्रकों, स्लापी जॉयज, शेफर्ड पाई, स्कूल लंच, अस्पताल का खाना आदि। ओह धन्यवाद, मैं अब भूखा नहीं हूं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि लोग अक्सर बड़े पैमाने पर भावनात्मक इमेजरी के आधार पर शेयरों को एक मानसिक मूल्य प्रदान करते हैं, जो कि कंपनियां पैदा करती है, लेकिन बुद्धिमान निवेशक हमेशा गहराई से देखता है। यहाँ सिस्को और सेस्को के वित्तीय वक्तव्यों में संदेहजनक बात नजर आई है। पहली, राजस्व और आय में सिस्को की अधिकांश वृद्धि अधिग्रहणों से हुई। अकेले सितंबर के बाद से सिस्को ने 11 अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए $10.2 बिलियन का भुगतान किया था। इतनी जल्दी एक साथ इतनी सारी कंपनियों को कैसे मनाया जा सकता है? इसके अलावा पिछले 6 महीनों में सिस्को की आय का लगभग 1/3 अपने व्यवसायों से नहीं आया था, बल्कि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टॉक विकल्पों पर कर कम होने से सिस्को ने $5.8 बिलियन का निवेश प्राप्त किया था। फिर $6 बिलियन और अधिक खरीदा। क्या यह इंटरनेट कंपनी थी या म्यूचुअल फंड? क्या होगा अगर उन निवेशों ने ऊपर जाना बंद कर दिया? दूसरा, सिस्को ने भी इसी अवधि में कई कंपनियों का अधिग्रहण किया था, लेकिन केवल $130 मिलियन का भुगतान किया। सिस्को के इनसाइडर्स के लिए स्टॉक ऑप्शन कुल मिलाकर केवल 1.5% शेयर बकाया है, बजाय सिस्को में 6.9% के। यदि अंदरूनी सूत्रों ने अपने विकल्पों को भुनाया तो सिस्को की प्रति शेयर आय सिस्को की तुलना में बहुत कम होगी, और सिस्को ने अपने त्रैमासिक लाभांश को 9 सेंट से 1 शेयर पर 10 तक बढ़ा दिया था। सिस्को ने कोई लाभांश नहीं दिया। अंत में, जैसा कि वार्टन के वित्त प्रोफेसर जेरेमी सिएगल ने कहा, सिस्को जैसी कोई भी कंपनी कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई कि $60 से ऊपर की कीमत आय अनुपात को औचित्य देने में सक्षम हो, जो अकेले 200 से अधिक पीई अनुपात दे। एक बार एक कंपनी जब विशाल बन जाती है तो इसका विकास धीमा होना चाहिए। एक कंपनी एक विशालकाय हो सकती है या यह एक विशाल पीई अनुपात के लायक हो सकती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जल्द ही सिस्को के रथ के पहियों को बंद कर दिया गया। सबसे पहले 2001 में उन अधिग्रहणों में से कुछ को पुनर्गठन करने के लिए $1.2 बिलियन का शुल्क आया। अगले 2 वर्षों में उन निवेश पर 1.3% का नुकसान हुआ। 2000 से 2002 तक सिस्को के शेयर ने अपने मूल्य का 3/4 हिस्सा खो दिया। इस बीच सिस्को ने मुनाफे को कम कर दिया और इसी अवधि में स्टॉक में 56% की बढ़ोतरी हुई।